students, so we met again. Very very good morning to all of you. Students, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पहले तो देखो 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। 11th के चैप्टर में हम लोगों ने पहला कौन सा यूनिट कर ली थी? एनिमल फिजियोलॉजी की, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहली कौन सी यूनिट की थी स्टूडेंट्स? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो हो गया, कल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। उसमें कुछ कुछ पोर्शंस थे, जैसे आप बोलोगे मैम यू हैवंट टेल अबाउट एसिमिलेशन एंड ईजेशन। देखो एसिमिलेशन एंड ईजेशन एक्चुअली इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी सिलेबस, और अभी मैं प्रॉपर्ली एनसीईआरटी सिलेबस पे क्या कर रही हूँ? फोकस कर रही हूँ, एनसीईआरटी सिलेबस पे फोकस कर रही हूँ। अब देखो एब्जॉर्प्शन तक अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। वी ऑल्सो हैव डिस्कस द डिसऑर्डर्स। तो एसिमिलेशन और ईजेशन का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट में आपको मैं समझा देती हूँ आगे का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा की माइक्रोवेलाई से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया है, वो ब्लड से अब ट्रांसपोर्ट होकर वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाएगा। हर बॉडी पार्ट किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो ये फूड उस सेल को एनर्जी देगा। तो समवॉट दिस एसिमिलेशन इज रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस तरीके से लिंक बैठ रहा है? देखो, जो फूड मैंने इनटेक किया वो मेरी बॉडी को एनर्जी देगा। दैट मीन्स आई हैव टू डिराइव द एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड इज लाइक अ फ्यूल। फूड क्या? एक ईंधन है। जैसे हमारी कार है वो फ्यूल से चलती है, पेट्रोल डीजल से चलती है, उसको जब मैं पेट्रोल डालूंगी तब वो आगे चलेगी। उसी तरीके से मेरी बॉडी भी खाना खाने के बाद चलती है। अभी मैं मस्त एनर्जी से लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, मैं अच्छा खासा एक पराठा खा के आई हूँ। मतलब मेरी बॉडी में जो मैंने खाया है ये माउथ से, ईसोफेगस से होकर स्टमक में गया है। अब स्टमक से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता रहेगा। 2-3 घंटे तक मेरे में एनर्जी खूब सारी रहेगी। फिर मेरे क्या है, वापस से भूख लगेगी, स्टमक एम्प्टी हो जाएगा। ये जो खाना गया ये पचकर कहाँ जाएगा भाई? 3 से 5 घंटे तो स्टमक में ही लग जाएंगे। 3 से 3.5 घंटे मान लो, अगर एवरेज में मानो तो स्टमक से खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर पचेगा और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सेल में जाएगा। जब आपको लगेगा मुझे नेक्स्ट टाइम भूख लग रही है, योर स्टमक गॉट एम्प्टी, पेट मुझे भूख लग रही है, पेट खाली लग रहा है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल चीज़ों को भी आप रिलेट कर सकते हो अपने चैप्टर के साथ इजी समझने के लिए। अब फूड चला गया, अब ब्लड उसको क्या कर रहा है? वेरियस बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सर को भी खाना चाहिए, हाथ को भी खाना चाहिए, पैर को भी खाना चाहिए, कमर को भी खाना चाहिए, हर बॉडी पार्ट को फूड चाहिए। फूड सेल्स में पहुंच गया, एसिमिलेशन से फूड सेल में पहुंच गया, पर अभी भी फूड में से एनर्जी को मैंने डिराइव नहीं किया है। मैंने फूड में से एनर्जी को डिराइव नहीं किया है, एनर्जी को नहीं खींचा है। तो उस एनर्जी को डिराइव करने के लिए समझ लो कि सेल में फूड आ गया, सेल में फूड आ गया, सेल के अंदर फूड रखा हुआ है। अब मुझे उस फूड में से एनर्जी को डिराइव करना है, तो मैं क्या डालूं? मैं ऐसा क्या करूं कि वो फूड ब्रेक डाउन हो जाए, वो फूड ब्रेक डाउन हो जाए और उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाए। फूड ब्रेक डाउन हो जाए और उसमें से एनर्जी क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। उस ब्रेकडाउन में मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ भी सकती है और मैं विदाउट ऑक्सीजन भी ये काम करवा सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या है, बहुत आगे का मैंने बता दिया है। सबसे पहले आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम लिखती हूँ। क्लास 11th में एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट चल रही थी, उसका पहला टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे विद डिस्कशन ऑल्सो। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। पहले चैप्टर का सिंपल मतलब था खाना खाना और खाने को पचाना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है सांस लेना। जैसे मैं कह रही हूँ ब्रीदिंग का मतलब क्या, आप बोलते हो ब्रीद इन ब्रीद आउट,
सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ये सांस लेना छोड़ना का मतलब क्या है? यू आर एक्सचेंजिंग द गैसेस, यू आर इनटेकिंग ऑक्सीजन एंड यू आर रिलीजिंग CO2। अब मैंने बहुत इजीली एक लाइन में ये बात बोल दी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और CO2 को बाहर निकाल देते हो। चलो मैं मानती हूँ ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है, जो कि आपको ग्रीन प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस से मिल रही है, और भी ऑक्सीजन एयर में डिसॉल्व रहती है, उसका परसेंटेज 21% रहता है। लेकिन ऑक्सीजन को मेरी बॉडी में लेने के बाद CO2 कहां से प्रोड्यूस हुई? CO2 हवा में आ गई, या जादू की छड़ी घूमी कि भाई मैं ऑक्सीजन अंदर लूंगी तो CO2 ही बाहर निकलेगा? कैसे निकला, क्यों निकला, किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म है? इस ओवरऑल मैकेनिज्म को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर जाता है, क्या ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट होता है कि बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस होता है और बॉडी अपने CO2 को एटमॉस्फेयर में क्या कर देती है? रिलीज कर देती है। अब इस चैप्टर में आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक तो ब्रीदिंग का और एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। आप बोलोगे मैम ब्रीदिंग भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, यू आर इनटेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द CO2। देखो, ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सटर्नली काम करना, और रेस्पिरेशन का मतलब है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से रिलेट करना। आपने डाइजेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस था जिसको करवाने के लिए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना रहे थे, पढ़ा। तो उसी तरीके से इफ यू वांट टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, ब्रीदिंग इज अ शॉर्टर टर्म। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के अंदर ही आ जाएगा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के अंदर ही आ जाएगा। ब्रीदिंग का मतलब क्या? एक्सटर्नली ऑक्सीजन को लेना और बॉडी के अंदर डाल देना, और CO2 बॉडी में प्रोड्यूस होगी उसको बाहर छोड़ देना, ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा मैम ये तो ब्रीदिंग हो गई, मतलब मैं सांस कैसे लेती हूं? मैं नाक से सांस लेती हूं, मुंह से छोड़ देती हूँ, तो मैं नाक से ऑक्सीजन अंदर ले रही हूँ और मुंह से CO2 बाहर निकल रही हूँ। ये एक्सटर्नली इन्वॉल्वमेंट है। मुझे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे गई, किस पाथवे को उसने फॉलो किया, कहाँ गई, कैसे उसने फूड को ब्रेक डाउन किया, किस तरीके से CO2 निकला, फिर CO2 ने कौन सा पाथवे पकड़ा बॉडी से बाहर निकलने के लिए। तो यू हैव, इसके लिए आपको अपनी बॉडी का इंटरनल फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन को पढ़ना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ना पड़ेगा। मतलब ब्रीदिंग इज अ वेरी शॉर्टर टर्म, इट इन्वॉल्व ओनली एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाहरी, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट को आप समझ रहे हो। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब है कि ओके, रेस्पिरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, कि आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लोगे और बॉडी के अंदर ले लोगे, लेकिन उस ऑक्सीजन को आप अपनी बॉडी में यूटिलाइज कैसे करोगे और उसके यूटिलाइजेशन से किस तरीके से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और वो CO2 फिर आप बॉडी से कैसे बाहर निकाल रहे हो, वो क्या है? रेस्पिरेशन। मतलब ब्रीदिंग इज ओनली एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पर रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलोंग विद इट्स यूटिलाइजेशन इनसाइड दी बॉडी। तो अगर मैं बहुत ही इजी टर्म में बात करूं तो क्या मैं ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं कह सकती हूं, और प्रॉपरली रेस्पिरेशन को मैं इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकती हूं? या रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग का मतलब है ओनली एक्सचेंज, और रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज अलोंग विद इट्स यूटिलाइजेशन। इज इट क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई? ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चलेगा तो उसके बाद बहुत ही, मतलब सीधे बोलूंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का फंडा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। आजकल हम लोग कोई कंटेंट्स नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट्स में जनरली स्मॉलर क्लासेस में लिखवाती थे 9-10 में। जैसे बच्चा क्या होता है, बहुत छोटी क्लास में अभी 9-10 का, तो उसको पता रहे कि इसके बाद में ये पढ़ूंगा, इसके बाद। पर 11th का स्टूडेंट के अभी मैं आपको कंटेंट लिखाऊंगी ना, बहुत बच्चों ने बोला मैम यू आर वेस्टिंग टाइम इन राइटिंग कंटेंट, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट लिखोगे भी तो कंटेंट बुरी बात नहीं है कि अच्छा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग, देन रेस्पिरेशन, देन प्रोसीजर्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कंटेंट लिखना बुरी बात नहीं, पर अगर आपको लगता है कि कंटेंट जरूरी नहीं है तो आप पहले मत लिखो कंटेंट, सिर्फ मेन हेडिंग को कंटेंट मानो, ठीक है। तो अगर अपन इसमें बात करें ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप बोलोगे अच्छा ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में? बॉडी एंड इन्वायरमेंट, बॉडी एंड इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल बॉडी एंड इन्वायरमेंट। इंटरनल बॉडी से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब क्या लिखूंगी? exchange of gases externally, that is between environment and body, बिटवीन इन्वायरमेंट एंड बॉडी, बिटवीन इन्वायरमेंट एंड बॉडी। अब इसका कॉन्सेप्ट जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं सिंपल डेफिनेशन लिखवा रही हूं। उसके बाद डेफिनेशन आती है रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग को एक तरीके से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अभी ये पढ़ाते से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाहरी रेस्पिरेशन करो, बाहरी रेस्पिरेशन करो। तो अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस along with its utilization inside the body। ठीक है, exchange of gases along with its utilization inside the body। अब अगर inside the body की बात कर रही हूं, इनसाइड दी बॉडी की बात कर रही हूं, तो इनसाइड दी बॉडी में जरूर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पिरेशन के लिए काम कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जब मैं डाइजेशन को पढ़ने के लिए मुंह से गया, इसोफेगस में गया, ऑल मैंने सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, मैंने सारे स्ट्रक्चर्स को समझा, तो उसी तरीके से रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए भी मुझे सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर बॉडी की इनसाइड की बात आ जाती है, भाई आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बॉडी के अंदर आपको नजर थोड़ी आ रहा है, ओनली द माउथ इज अपीयरिंग। तो उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नोज से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है और अंदर लंग्स के एल्वियोलाई में जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, फेफड़े, लंग्स, सांस लेते हो ना, किसमें जा रही है सांस? लंग्स में। और लंग्स के अंदर भी उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोलाई, बलून लाइक छोटी छोटी ऐसी ग्रैप्स की तरह, अंगूर की तरह स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें एल्वियोलाई बोलेंगे। प्योर हिंदी में इन्हें कुपिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुपिकाएं, फेफड़ों के अंदर की कुपिकाएं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलोंग विथ यूटिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को आप इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हो। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। अब क्या है, अपन इतनी देर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे। कौन सी गैसेस का इन्वॉल्वमेंट मैं करूंगी? देखो, ऐसे तो आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परसेंटेज आप इनहेल भी करते हो। देखो, अगर बाहर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो आप इनहेल करते हो, थोड़ा बहुत होता है, पर आपकी बॉडी की इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो आपको एकदम से नहीं बीमार कर देती है। लेकिन मेनली रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है गैसेस का या ब्रीदिंग हो रही है गैसेस की, वो कौन सा इन्वॉल्वमेंट है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें भी ऑलवेज भी इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीजेस आउट CO2। उसका वाइसा वर्सा या रिवर्स बैक प्रोसेस कभी भी नहीं होगा आपकी बॉडी में। ठीक है, क्या कहूंगी मैं? गैसेस आर, कौन सी गैसेस के बारे में मैं बोलूंगी ना, मैं लाइट डालना चाहूंगी, कौन सी दो गैसेस एक्चुअली इन्वॉल्व रहेंगी रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्सीजन में भी हमेशा ऑक्सीजन का इनटेक होगा और CO2 का रिलीज। इनटेक होगा और CO2 का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किन किन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ये भी बात ध्यान से रखनी है। देखो सबसे पहले अगर मैं ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो दिस इज योर इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड दिस इज योर बॉडी। बॉडी का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को प्रोसीड करने के लिए हमारी बॉडी में क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस सिस्टम is made up of various kinds of respiratory structures and organs which are specifically designed to perform only and only respiration. जब डाइजेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस है, डाइजेशन एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, वो वेरियस ऑर्गन्स का बना हुआ, माउथ है, ईसोफेगस है, फेरिंग्स है, आपका स्टोमक है, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल, एनस, दे ऑल आर डिजाइन ओनली टू परफॉर्म डाइजेशन। उनका काम रेस्पिरेशन में नहीं है। तो रेस्पिरेशन को करवाने के लिए, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिस्टम, सो मेनी ऑर्गन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू परफॉर्म या टू मेक दैट सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए काम करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिससे कि ये पूरा क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए। पहले अपन एक फ्लो चार्ट बनाकर इस बात को खत्म करते हैं। इन्वायरमेंट से यू आर इन टेकिंग ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, और बॉडी से रिलीज क्या करोगे आप, CO2। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा यहां पर आकर। रेस्पिरेशन में क्या है, ये काम तो होगा, रेस्पिरेशन ऑलवेज इंक्लूड्स ब्रीदिंग। भाई सांस तो बाहर से लोगे ना, इन गैसेस का एक्सचेंज तो बाहर से करोगे, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये ब्रीदिंग तो इन्वॉल्व होगी ही होगी रेस्पिरेशन में, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ इनसाइड द बॉडी, मतलब जिन गैसेस को मैं बॉडी के अंदर ले रही हूँ, किसको मैं अंदर ले रही हूँ, ऑक्सीजन को जो मैं अंदर ले रही हूँ, वो किस तरीके से मेरी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइज का मतलब है क्या है फंक्शन ऑक्सीजन का। तो रेस्पिरेशन में या इस समय पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है, टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इनटेकिंग फूड। ठीक है, टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम intaking food inside the cells। inside the cells, हम तो वैसे मल्टी सेलुलर है, वी हैव मेनी सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या है, ये वाला प्रोसीजर तो चलेगा ही, लेकिन बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन। तो इस यूटिलाइजेशन को पढ़ने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देती हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, उसमें हम थोड़ा सा हिंट लेके टाइप्स पढ़ेंगे और उन्हीं टाइप्स को आगे ब्रॉडली डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या देख रही हूँ, टाइप्स। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में किस तरीके से बात करें हम लोग, देखो वैसे तो क्या है, ब्रॉडली हम 4 टाइप्स के रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, पर क्लासिफिकेशन या बेसिस 2 का अलग अलग होगा। पहले अगर बेसिस की मैं बात करूं, तो पहला बेसिस आएगा वेदर ऑक्सीजन is required or not, whether oxygen is required or not। ठीक है,
उस बेसिस पर, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करवाने के, रेस्पिरेशन का मतलब देखो, रेस्पिरेशन को आप अब थोड़ा सा मोल्ड करके लिख सकते हो, क्या आपको बात समझ में आ गई है। दिस यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग। एक्चुअली रेस्पिरेशन में किस चीज की बात कर रही हूं, ब्रेकडाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड। अब ये ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ये ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। मतलब दिस इज योर सेल, ठीक है, दिस इज योर सेल, यू हैव टेकन फूड। कौन सा फॉर्म ऑफ फूड, किस फॉर्म ऑफ फूड से फूड सेल के अंदर जाएगा? आप बोलोगे मैम मोनोसेक्राइड फॉर्म, ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलीसेक्राइड फॉर्म तो आपने खाया था, वो डाइजेस्ट होकर मोनोसेक्राइड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट गया। अब अगर वो उस फॉर्म में टूट गया तो सेल के अंदर अब एसिमिलेट होकर किस में जाएगा? भाई आप इनको लिंक बिठाओ ना, अगर आपको मेरी बात समझ में तो आ रही होगी। आई थिंक बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन लॉजिकल बहुत है। आप यहां से यहां पर आओ, यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, डेफिनेशन के बाद मैंने आपको लॉजिक बताया। अब हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है गैसेस का यूटिलाइजेशन करो बॉडी में। किस तरीके से? बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन साइड माई सेल। कौन सा फूड पहुंचा है? पचा हुआ फूड। डाइजेशन जो मैंने पढ़ा हुआ है, एब्जॉर्बेबल डाइजेस्टेड फूड मेरे सेल के अंदर पहुंच गया। सपोज करो ग्लूकोज है, सपोज करो कि स्टार्च किस में टूटा था? माल्टोज। माल्टोज किस में टूट गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज की एक यूनिट फूड के अंदर, मतलब सेल के अंदर आ गई, ठीक है। अब मैं कह रही हूं या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, या फिर एब्सेंस में टूटेगा। पर ये काम क्या हो रहा है, ये चीज क्या हो रही है? ये रेस्पिरेशन हो रहा है। बिकॉज एक्चुअली यू आर यूटिलाइजिंग द इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट, ठीक है। टूट गया। अभी इसके बारे में नहीं जाना डीप में, वो आके पढ़ेंगे। मैं तो आपको लॉजिक बता रही हूं कि रेस्पिरेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ गैसेस इनसाइड द बॉडी इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द इंजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, जो कि पूरा एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होकर, या एसिमिलेटेड फूड भी बोल सकते हो आप, गलत नहीं करेगा आपका एग्जामिनर, ठीक है। ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ब्रेकडाउन में क्या रिलीज हुआ? ब्रेकडाउन में CO2 रिलीज होता है, थोड़ा बहुत वाटर रिलीज होता है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जनरली उस टाइम पे पैदा होंगे जब आप फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाओगे, ठीक है। अगर इनके ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो यहां पर पैदा होने वाले प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? थोड़े से बदल जाते हैं, लेकिन एनर्जी दोनों केसेस में रिलीज होगी। चाहे फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में करवाओगे ब्रेकडाउन तब भी एनर्जी रिलीज होगी, बशर्ते ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा काम आ सकती है आपको, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स विल चेंज, ठीक है। तो वेदर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और नॉट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, काफी हद तक आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखो रिएक्शन दोनों में चलेगी। एक देखो अगर ये मेटाबॉलिक कोई प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो ये काम तो चलेगा।
एक तरीके से देखा जाए तो किस तरीके का मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म। फूड को काट रहे हो आप, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लस O2 माइनस O2, ठीक है। यहां पर भी कोई एक केमिकल रिएक्शन चलेगी। देखो सबस्ट्रेट दोनों रिएक्शन में फूड ही होगा, फूड ही होगा ना सबस्ट्रेट। अगर आप लेफ्ट साइड में किसी को लोगे काम करवाने के लिए तो हमेशा क्या होगा? फूड ही होगा। हमेशा क्या होगा? फूड ही होगा, खाना ही होगा, ठीक है। फूड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जनरली आपके ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे। जनरली क्या होंगे? आपके ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फूड का ब्रेकडाउन ऑफ विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करवा रहे हो, ऐसे प्रोसीजर्स को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ऐसे प्रोसीजर्स को आप फर्मेंटेशन भी कहते हो। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ फर्मेंटेशन का। आप दही जमाते हो ना, तो आप क्या करते हो? दूध को हल्का सा गर्म करते हो और वो पुराना दही उसमें मिक्स करके उसको ढक्कन बंद कर देते हो। मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग ऑक्सीजन टू एंटर इनसाइड दैट कर्डलिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन का आता है, अगर आप खुला रखोगे, बहुत बोलते हैं मैम खुले में भी दही जम जाता है, वो वाली बात नहीं। आप तो लॉजिक वाली बात बताओ, आप ढक देते हो ना उसको, बर्तन को ढक देते हो। क्यों ढक देते हो? बिकॉज यू वांट समथिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप चाहते हो कि कोई काम हो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये वाला पॉइंट इससे लिंक्ड है और ये वाला पॉइंट इससे लिंक्ड है। हम लोगों ने क्या बात की कि ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग तो होगी ही लेकिन उन गैसेस का यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी होगा। किस तरीके से होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अभी भी क्या है, आप लोगों को पूरी बात क्लियर नहीं होगी क्योंकि आप बोलोगे ओके मैम, ऑक्सीजन को आपने बॉडी के अंदर ले लिया, कहां तक पहुंचा था, वहां से कैसे वो सेल में गया, कैसे उसने फूड का ब्रेकडाउन किया और एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन जनरेट हुआ। अगर एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन जनरेट हो रहा है तो फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और अगर प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट्स ये वाले बनेंगे। अगर आप इसके देखो, वैसे तो मैं जब आपको इसको डीप में पढ़ाऊंगी नीट में तो सब कुछ चीजें आएंगी, तो अगर आप इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेड नहीं भी लिखना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है। हमेशा प्रोडक्ट यहां पर फूड ही रहेगा, सॉरी सबस्ट्रेट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी, यू विल गेट सम प्रोडक्ट्स। और हर प्रोडक्ट में देखो ये CO2 H2O वाले प्रोडक्ट एनारोबिक के कंपैरिजन में बदल जाएंगे बिकॉज हेयर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन दोनों साइड में कॉमन क्या चीज है, यहां पर सबस्ट्रेट फूड है तो यहां पर भी सबस्ट्रेट फूड ही रहेगा, कोई भी मोनोसैकेराइड वाला फॉर्म, कोई भी मोनोसैकेराइड वाला फॉर्म। देखो अब जैसे यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो प्रोडक्ट्स कुछ और होंगे, यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो प्रोडक्ट्स कुछ और होंगे, लेकिन फिर भी एक चीज प्रोडक्ट में भी कॉमन रहेगी, क्या? एनर्जी। एनर्जी तो दोनों केसेस में मिलेगी आपको, बशर्ते एरोबिक में ज्यादा अमाउंट में मिलेगी, ज्यादा अमाउंट में एटीपी मिलेगा और एनारोबिक में कम अमाउंट में एटीपी मिलेगा, ठीक है। यहां पर भी है, किसकी फॉर्म में एनर्जी आएगी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मोर और लेस, मोर और लेस, ठीक है। ये तो क्या था, एक टाइप था। दूसरा टाइप देखते हैं। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? देखो दूसरे टाइप में क्या है, ये तो पहला, देखो इस टाइप के ये दो सब टाइप हैं, इसका बेसिस क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा टाइप है वेदर इन डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद दी सेल्स। ठीक है, किस तरीके से बात करेंगे उसमें यू हैव टू टाइप्स। डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि गैसेस का इन्वॉल्वमेंट या गैसेस का कांटेक्ट डायरेक्ट सेल के साथ है। ठीक है, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, गैसेस का कांटेक्ट डायरेक्ट सेल के साथ नहीं है, कुछ बीच में इंटरमीडिएट टिश्यूज आएंगे, वो टिश्यूज एक्सचेंज ऑफ गैसेस को प्रोसीड कराएंगे, फिर वहां से गैसेस क्या है सेल में पहुंचेंगी। कौन सी गैस पहुंचेगी सेल में, ऑक्सीजन पहुंचेगी, क्या छोड़ देगी, CO2 छोड़ देगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस एक्चुअली क्लासिफिकेशन नॉट सो मच इंपॉर्टेंट और पूछा नहीं जाता, थोड़े से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूं। गैसेस, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, और इस चैप्टर में गैसेस सिर्फ दो ही याद रखना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। in direct contact with the cells। यहां पर क्या लिखूंगी, नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, बात आप लोगों को समझ में आई। चलो यहां तक बात खत्म होती है। शुड आई रब दिस? अब ये सारी इंट्रोडक्टरी वाली बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि चूंकि रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और उसके अंदर एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन का काफी हद तक रिलेशन आपके फोटोसिंथेसिस से भी होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है और ऑक्सीजन देयर बाई हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए क्या रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है? यस, सांस लेना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप देखो कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी में फूड ब्लड से होकर जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट, दिल के बारे में बात करेंगे। तो दिल के बारे में बात करने से दुखती रख पे हाथ तो नहीं फिर के कि मैं मेरा दिल टूट गया था, आपने ऐसे क्यों बोला। ठीक है, तो जब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे तो आपकी बॉडी की कोई भी चीज जब जाती है कहीं पर तो हार्ट से होकर ही जाती है। फूड होगा सर्कुलेट होकर हार्ट से जाएगा, गैसेस आएंगी सर्कुलेट होकर हार्ट से होकर बॉडी पार्ट्स में जाएंगी। तो मैं बोलती हूँ ना कि सांस आना बंद हो गई इसलिए आदमी की डेथ हो गई, हार्ट चलना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है वो एक कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन सबको कंट्रोल करके बैठा हुआ है, उसी तरीके से हार्ट भी कंट्रोलिंग सेंटर है। जैसे अब आप मान लो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, आपने देखा होगा उनका ब्रेन काम करना बंद कर जाता है, बट स्टिल दे आर अलाइव बिकॉज देयर हार्ट इज बीटिंग। उनका अपन क्या बोलते हैं, नहीं सांस चल रही है मतलब वो गैसेस का ऐसे देखते हैं ना, सांस चल रही है क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, हार्ट इज बीटिंग, तो आदमी जिंदा है। कोमा वाले पेशेंट्स में क्या है कि दे आर एक्चुअली वो खुद में तो कॉन्शियस रहते हैं, उन्हें पता है कि आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, पर वो क्या है उस कॉन्शियसनेस का रिस्पॉन्स नहीं दे पाते सामने वाले को। जैसे आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे, वो सुनेंगे, उनको सुनाई सब दे रहा है, लेकिन अपने में वो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस को क्या करते हैं, खो देते हैं, वो आपकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। उसी तरीके से पर उस टाइम पर उनका हार्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो कोई भी चीज का जब बॉडी में इनटेक होता है तो वो कहीं ना कहीं हार्ट से सर्कुलेट होकर हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाती है।
जैसे अभी आप देखो लिंक्ड हो गया ना, तीनों चैप्टर का लिंक्ड एक साथ हो गया, डाइजेशन का रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन का सर्कुलेशन से, ठीक है। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड घुमा रहा है, चीजों को घुमा रहा है। अब आप देखोगे कि हार्ट के अंदर आपको बहुत सारी करियर्स मिलेंगे, यू हैव ब्लड कैपिलरीज, यू हैव वेन्स, यू हैव आर्टरीज। आर्टरीज कहीं से कुछ ले जाएंगे और कहीं कुछ दे देंगी, वेन्स कहीं से कुछ लेंगे और कहीं कुछ, बिकॉज देयर करियर्स, दे हैव टू कैरी समथिंग, दे कंट्रीब्यूटिंग देयर मेजर रोल इन सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बात होती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक कौन सा प्रोसीजर है, मेटाबॉलिक प्रोसीजर है, लेकिन ये एनाबॉलिज्म है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है चीजों की, एनाबॉलिक प्रोसेस। और इसी के कंट्रास्ट में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड भी हैं, ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड भी हैं, और एनाबॉलिक ना होकर ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। और दोनों मिलाकर क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखो, रेस्पिरेशन को करवाने के लिए, टू प्रोसीड द रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी, देखो चलो अगर अपन रेस्पिरेशन, आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखोगे, हम लोग तो क्या करते हैं, ले दे के अपने ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स मैमल्स के अंदर आते हैं, लास्ट क्लास आती है, बिल्कुल डेवलप्ड आते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप जो लास्टली डेवलप सिस्टम है वो हमारे ह्यूमंस में ही आता है। पर मैं कह रही हूँ कि रेस्पिरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप बोलोगे जिस तरीके से डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत थी एंड दे आर फॉर्मिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरीके से रेस्पिरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में अपना एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होगा, हायर ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे किसके बारे में हम, इन अस ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब exchange of gases along with its utilization in which it involves breakdown of ingested food within the cells। सिंपल डेफिनेशन होगी, बात भी क्लियर हो गई। Respiration is a process carried out by various respiratory structures forming a well developed क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरियस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक मार्ग, एक पाथवे भी कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला पोर्शन हटा दूं, ये दोनों, शुड आई रब दिस? अब मैंने कहा कि क्या रेस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होगा? नहीं, रेस्पिरेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो हायर ऑर्गेनिजम्स हो। देखो, कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है या कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी कुछ कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए।
जैसे अभी मैं आपको चार्ट बनवाऊंगी जिसमें मैं यहाँ आपको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बताऊंगी और सामने जिस भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है। आप देखना हर ऑर्गेनिज्म में अपना एक स्पेसिफिकली डिजाइंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर एक रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब इस पॉइंट से आपका रेस्पिरेशन प्रोसीड होगा। आप इस पॉइंट से ऑक्सीजन को अंदर लोगे, यूटिलाइज करोगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करोगे और उसके बाय प्रोडक्ट में, उसके जो एंड प्रोडक्ट में CO2 रिलीज होगा, आपको उसी ही रेस्पिरेटरी सरफेस से उसे बाहर निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ समझाने के लिए। टेक सिंपल अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। अब अमीबा ऐसे यूं है। अब आप बोलोगे, जैसे आपने बहुत बार लाइन पढ़ी कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। क्या है जनरल बॉडी सरफेस? इट इज एक्चुअली अमीबाज रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कुछ भी बोलो बात तो बराबर ही है। अब अमीबा क्या कर रहा है, बस उसकी जो, जैसे ये समझ लो ये मेरा हाथ है, ये अमीबा है, ये ऐसे अमीबा है, तो ये क्या है, इसका जनरल बॉडी सरफेस है। अब इसको ऑक्सीजन लेनी है, मतलब इसकी जो जनरल बॉडी सरफेस है, इसकी जो मेम्ब्रेन इज परमिएबल, तभी तो सामान का ट्रांसपोर्टेशन पारगम्यता वो करवाएगी। अब ये क्या है, ये ऑक्सीजन अंदर आ गई, ये अमीबा है, ये ऑक्सीजन जनरल बॉडी सरफेस को क्रॉस करके अंदर आ गई, फिर कुछ प्रोसीजर हुआ और CO2 बाहर निकल गई। तो यहाँ पर सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं था। देयर आर नॉट सो मेनी स्ट्रक्चर्स हु आर मेकिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम एक सिंगल बॉडी सरफेस है, पर है ज़रूर। तो इसकी खासियत क्या क्या होनी चाहिए? आपके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है उसमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, हर स्ट्रक्चर का अपना एक सरफेस होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करता है। क्योंकि यूटिलाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड की बात तो बहुत गई भाड़ में, पहले ऑक्सीजन को अंदर तो लो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को तो करवाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर having its own respiratory surface. Its own respiratory surface, ठीक है। अब देखो, समझ लो कि ये एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है और ये इसका रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है। तो ये सरफेस क्या करेगा, अलाउ करेगा कि ऑक्सीजन को तो इनटेक करो और CO2 को बाहर निकाल दो। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस रेस्पिरेटरी सरफेस की खासियत के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस टू प्रोसीड द बेस्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, characteristic of respiratory surface। सबसे पहले समझ लो, आप यही सरफेस के बारे में बात कर लो। सबसे पहले आपकी ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ये पतली, थिन होनी चाहिए। अगर मोटी हुई, बहुत ज़्यादा सेल्स की परत की बनी हुई होगी तो क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल हो जाएगी। भाई एक, जैसे आप क्या करते हो, सर्दी आती है, ठीक है, अभी तो क्या गर्मियाँ, मैंने पतला सा कॉटन का सूट पहन रखा है। अपन गर्मियों में कॉटन क्यों पहनते हैं, क्योंकि उसमें होल्स होते हैं, हवा पास होती है। आप बोलते हो कि बहुत गर्मी लग रही है, हवा नहीं पास हो रही। अब सर्दी आ जाएगी, आप मोटे मोटे जैकेट पहन लोगे, उसमें जैकेट क्या करेगा, हवा को अंदर नहीं आने देगा, आपको मतलब आपका बचाव करेगा ना, ठंडी हवा से आपको बीमार पड़ने से बचाएगा। तो यहां पर आप चाहते हो कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। यहां पर आप क्या चाहते हो, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी यूनिट क्या होगी, वो किससे बना हुआ होगा, वो सेल से बना हुआ होगा। किससे बना हुआ होगा, सेल से बना हुआ होगा। तो जनरली ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ये बिल्कुल पतली, थिन होना चाहिए, जिससे कि ये क्या करे, इजीली गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करे। पतली चीज क्या करेगी, चीजों को बड़ी इजीली अपने आसपास से ट्रांसपोर्ट करा देगी। शुड बी थिन। सेकेंड,
शुड बी मॉइस्ट, क्या होना चाहिए, गीला होना चाहिए, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। देखो मॉइस्चर से क्या होगा, जैसे आप कांस्टेंट, जैसे अभी क्या है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में इंटरलिंक नहीं कर पा रहे होंगे, जैसे नोज एक तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो इसकी खासियत क्या होनी चाहिए, भैया नाक है, ये अंदर का रेस्पिरेटरी सरफेस तो थिन होना चाहिए और मॉइस्ट। आपको अपनी नाक कभी ड्राई लगती है, हमेशा आपको लगता है कि कुछ म्यूकस, कुछ गीलेपन का, कुछ लुब्रिकेशन का इन्वॉल्वमेंट है, तो मॉइस्ट सतह होनी चाहिए, म्यूकस का लुब्रिकेशन होना चाहिए, जिससे की वजह से एंट्री इजीली फैसिलिटेट हो जाए, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं हो। शुड बी मॉइस्ट, शुड बी मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्यूकस, म्यूकस सिक्रीशन होना ही चाहिए, म्यूकस सिक्रीशन होना ही चाहिए। थर्ड, अच्छा खासा सरफेस एरिया होना चाहिए, अच्छा खासा सरफेस एरिया होना चाहिए। सरफेस एरिया मतलब ये एरिया, अब जैसे आप ये रूम देखो, ये अच्छा खासा बड़ा है, अब मैं क्या कर दूं, छोटे से रूम में इतने से बोर्ड में पढ़ाऊंगी, आप बोलोगे मैम ये तो आप कचर पचर लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं रहा, अभी मेरे पास बोर्ड का अच्छा खासा सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो मैं दूर दूर खुला खुला लिख रही हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है, आपको ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो ज्यादा सरफेस एरिया होने से क्या होगा, बड़ी इजीली फैसिलिटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ले दे के हमें रेस्पिरेटरी सरफेस को ऐसा बनाना है कि रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से हो, ठीक है। should have large surface area। फिर चौथा, should be highly vascular। should be highly vascular का मतलब क्या है, it should be richly supplied with blood capillaries। देखो डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए आपने माइक्रोवेलाई को लिम्फ वेसल और ब्लड कैपिलरी से भर दिया, दैट एसोसिएशन इन द माइक्रोवेलाई इज कॉल्ड एज लैक्टियल। उसका क्लोज इंटीमेट किससे हुआ, मेन ब्लड वेसल या कैपिलरी से, जिसको आपको बाहर देना था ब्लड को। अब आप चाहते हो, देखो जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करती है, जैसे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ोगे इसके बाद, तो लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, यहां तक ओनली ब्रीदिंग का काम हुआ है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग द ऑक्सीजन, एक्चुअली यू आर नॉट अलाउइंग द ऑक्सीजन टू एंटर इनसाइड योर बॉडी एंड डू द ब्रेक डाउन। या एक्चुअली इस पॉइंट के बाद भी आपने अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं किया, यू जस्ट रिसीव द ऑक्सीजन, आपने सिर्फ बाहर से रिसीव किया है, ब्रीदिंग किया है, आपने रेस्पिरेशन नहीं किया है, आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि लंग्स से मेरा ऑक्सीजन, लंग्स का जो एल्वियोलाई है वो एक्चुअली मेन रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। अभी सुन लो, इसके बाद लिखाऊंगी तो फट से समझ में आ जाएगा। वो एल्वियोलाई अलाउ करेगा ऑक्सीजन को ब्लड में जाने के लिए। तो अगर एल्वियोलाई हाईली वेस्क्यूलर हुआ, अगर एल्वियोलाई हाईली वेस्क्यूलर हुआ तो उसका क्लोज इंटीमेसी किससे होगी, बाहर मेन ब्लड की ब्लड कैपिलरी से, और बड़ी इजीली वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर देगी, क्योंकि ब्लड इज द ग्रेटेस्ट मीडियम। ब्लड के बिना तो आप किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, सर्कुलेट नहीं कर सकते, वेरियस बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंचा सकते। अब आपने वेरियस बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को भेज दिया, वहां गया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, CO2 रिलीज हुई, एंड CO2 इज बैड फॉर अस एंड यू वांट टू रिमूव CO2 फ्रॉम आवर बॉडी। तो यही ब्लड की कैपिलरीज लाएंगी CO2 को, दैट आर इन क्लोज इंटीमेट कनेक्शन विद द ब्लड कैपिलरीज ऑफ एल्वियोलाई। CO2 एल्वियोलाई में गया और एल्वियोलाई से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर चला गया, ठीक है। तो शुड बी सप्लाइड या शुड बी रिचली सप्लाइड with blood capillaries। That is vascular। जैसे हमारी बॉडी में एल्वियोलाई, हमारे ह्यूमन बींग्स में एल्वियोलर रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं, वो ऐसे होते हैं, ये क्रॉस सेक्शन ले लो एल्वियोलर, एक ग्रैप की तरह, दाने की तरह, एक बिल्कुल
आपके अंगूर के दाने की तरह, बहुत ही पतली थिन लेयर होती है। जनरली आपकी बॉडी में जहाँ पर भी थिन लेयर की कवरिंग है वहाँ पर सेल्स की जो लेयर होती है वो एक ही होगी और स्क्वामस की होगी। टिश्यू पढ़ोगे तब क्लियर होगा। स्क्वामस मतलब सेल्स का रीजन फ्लैट टाइल लाइक है और सिंपल है मतलब सिंगल लेयर है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये पतले से लेयर होगी, लाइनिंग होगी, ठीक है। किसकी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरी, अच्छा खासा सरफेस एरिया होना चाहिए। अब जैसे मैं इसको सिकुड़ दूं, इसको मैं चपटा कर दूं, पतला कर दूं, तो क्या उतनी फैसिलिटेशन से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा? नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, और दे शुड बी रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। इसको ऐसे बना लो, ठीक है। ये क्या हो गया? वेस्क्यूलर। तो बहुत ही इजीली जो मेन बाकी का ब्लड होगा उससे क्या हो जाएगा? कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास वेरियस ऑर्गेनिजम्स में हर किसी के पास एक अपना खुद का स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और वो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा एक्चुअली वही क्या होगा? उसका रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। तो अपन उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो पहला रेस्पिरेटरी सरफेस अगर स्किन है, ठीक है। स्किन ग्रीक वर्ड क्यूटेनस से अराइज होता है। तो अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो स्पेसिफिकली वो रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखो जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल हो गया आपका फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ठीक है। फ्रॉग, अर्थवॉर्म, इनमें क्या है? जो स्किन होती है ना वही ही रेस्पिरेटरी सरफेस होता है और वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इट अलाउज ऑक्सीजन टू गेट इनसाइड एंड CO2 टू मूव इनसाइड, ठीक है। किन्हीं ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन ट्यूब्स के नेटवर्क के थ्रू होता है, मतलब ट्यूब की थ्रू होता है। ट्यूब एक जरिया होती है, ट्यूब होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाती है। ट्रैकिया ट्यूब से होगा, बाय ट्यूब, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, ट्रैकिया क्या है? देखो अब आप खुद देखना, जैसे जैसे मैं प्रोसीड करती जाऊंगी वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स क्या है थोड़े से और डेवलप्ड होंगे। यहां पर समझ लो स्किन है, इससे रेस्पिरेशन हो रहा है। अब जैसे ट्रैकिया आया, ट्यूब आया, मतलब थोड़ा सा कुछ सिस्टम डेवलप्ड हुआ होगा। जैसे स्किन तो बिल्कुल आउटर हो गया, अगर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से रेस्पिरेशन करवा रहे हैं तो कुछ अंदर ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ होगा, कुछ नेटवर्किंग हुई होगी। तो इसमें क्या होगा? इंसेक्ट्स। अब पानी में रहने वाले भी बेचारे सांस लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए गिल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जैसे ये एक्वेटिक है, फिशेस हो गई, प्रॉन्स हो गए, ठीक है। चौथा और डेवलप्ड लंग्स, जिसमें हम लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करेंगे क्योंकि लंग्स के अंदर ही एल्वियोलाई नाम के रेस्पिरेटरी सरफेस है। लंग्स से उन एल्वियोलाई को एकोमोडेट कराते हैं और उन एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसीड होता है, ठीक है। एक्चुअली लंग्स एक ग्रीक वर्ड से आए हैं जिनका मतलब होता है पल्मो,
ठीक है, लंग से ग्रीक वर्ड पल्मो से आए हैं, जिसका मतलब होता है लंग्स, फेफड़े। तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। और भी बहुत तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, मैं यहाँ आपको एक्स्ट्रा में लिखा देती हूं, जैसे बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके एक्स्ट्रा है, पूछ सकते हैं, इतना डीप में नहीं जाना, एक्स्ट्रा याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो क्या थी, रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बात थी। हम ये कह रहे हैं कि चाहे ये रेस्पिरेटरी सरफेस हो, इसके लिए तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करना चाहिए। अगर ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई सा भी रेस्पिरेटरी सरफेस हो, उसमें खूबियां क्या होनी चाहिए, ये उसकी सतह पतली होनी चाहिए, थोड़ी गीली होनी चाहिए, सरफेस एरिया अच्छा होना चाहिए, हाईली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरी, वैस्कुलर होना चाहिए। तो हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे आप लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की बात करो, हर ऑर्गेनिज्म में अपना एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वही उसका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। और अगर रेस्पिरेटरी सरफेस है तो ये सारी खूबियां होनी चाहिए। अब देखो, चलो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ, इसके आगे नहीं पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये कंपैरिजन करेंगे कि इसका कंपैरिजन हम डायरेक्ट इससे करेंगे, बिकॉज दिस इज लीस्ट डेवलप्ड एंड इट इज हाईली डेवलप्ड। हमारी बॉडी में, हमारे ह्यूमन बींग्स में जब इतनी बड़ी स्किन का प्रोविजन है, देन व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग दिस स्किन एज अ मेन रेस्पिरेटरी सरफेस। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन स्किन का भी है, पर फिर भी वी कंसिडर लंग्स एज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके अंदर एल्वियोलाई आते हैं, दे आर एक्चुअली द रेस्पिरेटरी सरफेस, या वही मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से और एक्सचेंज। जैसे क्वेश्चन में सिर्फ लंग्स लिखा आएगा तो लंग्स हो जाएगा, लेकिन अगर एल्वियोलाई आ गया तो एल्वियोलाई हो जाएगा, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सरफेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे कि हाउ लंग्स आर फार मोर बेटर। एक्चुअली लंग्स का कंपैरिजन नहीं होगा, लंग्स के एल्वियोलाई का कंपैरिजन होगा। व्हाई एल्वियोलाई आर फार मोर बेटर ऑर्गन्स इन कंपैरिजन टू स्किन। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके जो भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी ह्यूमन बींग्स में है, क्योंकि हमें ले दे के इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हम अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन देखिए, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसमें हम लोग पूरा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस में, डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद जैसे डाइजेशन में एक एक को डिस्कस किया था वैसे हम लोग करेंगे। दिस रेस्पिरेशन ऑल्सो विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 लेक्चर्स टू गेट कंप्लीटेड, क्योंकि हम डिस्कशन भी लेक्चर के साथ में ही लेंगे, तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर ना लेके हम उसी में वो लेक्चर को क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।